नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी चोर दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। जिस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की दिन रात दुहाई देती है कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल, जितनी पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं, जो इस समय आजकल पिछले 10 सालों से, खासतौर से पिछले 5 सालों से शोर मचा रही हैं कि देश का संविधान खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है। बीजेपी को अगर 400 से ज़्यादा सीटें मिली तो वो संविधान बदल देगी, संविधान को ख़त्म कर देगी, आरक्षण ख़त्म कर देगी। इस शोर के पीछे इरादा कुछ और है। इस शोर में चाहते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो उनका मंसूबा, वो उनका इरादा दब जाए। और इरादा क्या है? चोर दरवाजे से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो मूल संरचना है, उसके विपरीत जाकर, उसके खिलाफ जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण देना। भारत का संविधान साफ साफ कहता है कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। अब सवाल यह है कि हिंदुओं को आरक्षण क्यों मिला। इस बात पर संविधान सभा में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हिंदुओं की कुछ जातियों को, दलितों को आरक्षण मिला और पिछड़ों को आरक्षण की बात कही गई। वो क्यों कही गई? क्योंकि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है। ये कहा गया कि दूसरे जो मजहब हैं, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या दूसरे हो, उनमें जो है वो जाति व्यवस्था नहीं है। और जाति व्यवस्था के नाम पर हिंदू धर्म में दलितों के साथ बहुत लंबे समय तक अत्याचार हुआ। तो उनको जो है एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए, वो जो पिछड़ गए उसकी वजह से, उस अत्याचार की वजह से, उसमें बराबरी पर लाने के लिए उनको एक एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए और उसके रूप में आरक्षण को चुना गया। तो हिंदुओं को आरक्षण दिया गया क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है। अब मुसलमानों को आरक्षण देना है तो चल पड़ा है कि मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है। तो भाई, मुसलमानों में जाति व्यवस्था है, ये बात पहली बार आई। जब कन्वर्जन कराते हैं तब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जाति का कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं। खुदा के सामने जो है कोई न ऊंचा है न नीचा है। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो ऊंचा नीचा आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन बात हम कर रहे हैं कांग्रेस की मंशा पर, कांग्रेस का जो विचार है, उसका जो इरादा है, उसकी जो नीयत है, उसके बारे में। असल में कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। अगर कांग्रेस में हिम्मत होती, वो खम ठोक कर कहती कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन करेंगे और मजहब के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही है। उसको अंदाज़ा नहीं है कि इसका बैकलैश कितना होगा और वो उसको संभाल पाएगी कि नहीं। लेकिन वो मुस्लिम वोट को पक्का करने के लिए, मुस्लिम वोट को अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए उसको लगता है कि अब समय आ गया है कि अगर आरक्षण का झुंझुना नहीं पकड़ाया, अगर आरक्षण का लोभ नहीं दिया मुसलमानों को, तो मुस्लिम वोट ज़्यादा समय तक उसके साथ रहेगा नहीं। तो इसलिए आप देखिए, एक आपको ट्रेंड दिखाई देगा, एक आपको क्रम दिखाई देगा कि किस तरह से इसकी व्यवस्था करने की कोशिश होती रही। और ये कोशिश तेज़ हुई है, और बल्कि इस कोशिश पर गंभीरता से काम शुरू हुआ है जब से कांग्रेस पर सोनिया गांधी का कब्जा हुआ, यानी 1998। क्योंकि 1998 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी तो इसलिए कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन 2004 में सत्ता में आ गई। अब आप देखिए, सत्ता में आते ही उसने अपना एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। 2 कमेटियां, एक कमेटी एक कमीशन बिठाया गया। उस पर गौर कीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस का इरादा क्या है, कांग्रेस की नीयत क्या है। एक कमेटी बिठाई गई रघुनाथ मिश्रा के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बना। और वो कमीशन बना 29 अक्टूबर 2004 को। मई 2004 में सरकार बनी और 29 अक्टूबर 2004 को ये कमीशन बन गया। तो कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था? उसको किस बात पर विचार करना था? चूँकि छिपा कर करना था तो नाम दिया गया लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन पर विचार करने के लिए। उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को जोड़ा गया ताकि रिलीजियस माइनॉरिटी का जो मुद्दा है
वो दबा रहे, छिपा रहे। तो एक आवरण के रूप में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात की गई, लेकिन उद्देश्य लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से नहीं था और माइनॉरिटी से भी नहीं था। असली मतलब मुसलमानों से था। वो जो रिकमेंडेशन हैं उसके मुख्य पॉइंट 2-3 जो हैं कमीशन के, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उस कमीशन के बनने के साथ साथ उसकी रिपोर्ट आने से पहले एक कमेटी बनाई गई जो सच्चर कमेटी के नाम से जानी जाती है। ये हाई लेवल 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो इसकी रिपोर्ट है, उसका लब्बो लुआब ये है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने खूब प्रचारित किया और अल्पसंख्यकों में खास तौर से प्रचारित किया। उनको बताने की कोशिश की कि अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों, कांग्रेस पार्टी जब अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करे तो आप समझ लीजिए वो मुसलमान कह रही है। तो मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। अब इसका मतलब क्या है? संदर्भ को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मुद्दे से भटक जाएंगे। ये बताना नहीं था कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। अगर ये बताना मकसद होता तो ये तो कांग्रेस के खिलाफ जाता है। आज़ादी के बाद से 55 साल कांग्रेस ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शासन किया देश पर। अगर मुसलमानों की स्थिति खराब हुई, जो मुसलमान थोक में कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक रहे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब दे? कांग्रेस के अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही तय करने के लिए ये कमेटी की रिपोर्ट लेकर नहीं आई, न इस कमेटी को बिठाने का वो उद्देश्य था। इस कमेटी का उद्देश्य था और उसकी रिपोर्ट से वो जाहिर हुआ कि एक आधार तैयार करना था कि मुसलमानों को आरक्षण देना है, क्योंकि उनके लिए भी अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो अगर दलितों को आरक्षण दिया जा सकता है उनकी आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, तो मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। तो मुस्लिम आरक्षण का आधार तैयार करना सच्चर कमेटी का उद्देश्य था, जो नैरेटिव बनाने में कांग्रेस एक तरह से कामयाब रही। देश भर में ये नैरेटिव चल गया कि मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है। मुसलमानों की स्थिति क्यों खराब है ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बताया। किस वजह से खराब है ये नहीं बताया। कौन उसका जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है, ये नहीं बताया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बताती रही कि उसके लिए करना ये पड़ेगा कि उनको भी आरक्षण देना पड़ेगा। तो पिछले दरवाजे से आरक्षण देने की शुरुआत कर्नाटक से हुई। कर्नाटक में 4% आरक्षण दिया गया। कैसे दिया गया? पिछड़ी जातियों में मुस्लिम जातियों को शामिल कर दिया गया। सारी मुसलमानों में जितनी जातियां बताई गईं उन सबको पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कोटे में से 4% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया गया। ये जो है कांग्रेस की सरकार ने किया। जब येदियुरप्पा की सरकार आई तो उसने इस फैसले को पलट दिया और इस 4% आरक्षण को मुसलमानों के ख़त्म कर दिया। कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण जो है वो हमारा संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता। तो उसमें से 2% आरक्षण जो है लिंगायत समाज को दे दिया और 2% वोकालिगा समाज को दे दिया। ये दोनों पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा काम, 2004 में सत्ता में आने के बाद से, चूँकि बहुत बड़ा बहुमत मिला था आंध्र प्रदेश में, उस समय आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। वो राजशेखर रेड्डी उस समय मुख्यमंत्री थे और सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे। तो 2004 से 2010 के बीच में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब 4 बार आंध्र प्रदेश में मजहब के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश हुई। हर बार इस कोशिश को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो है नकार दिया गया कि संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये आरक्षण जो है वो संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने वो कोशिश छोड़ी नहीं। तो अब आइए रंगनाथ मिश्रा कमीशन पर। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आती है 2007 में और उसकी रिकमेंडेशन, अब देखिए किस तरह से नैरेटिव बनता है और किस तरह से कांग्रेस के विरोधी काउंटर नैरेटिव बनाने में फेल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है। देश में उसके बारे में नैरेटिव कभी बन ही नहीं पाया। उस कमेटी ने कहा कि 10% आरक्षण अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए
और ख़ास तौर से मुसलमानों को मिलना चाहिए। और फिर आप याद कीजिए 2000, उससे पहले 2006 नवंबर 2006 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर से मुसलमानों का है। अब इस पूरी कड़ी को आप जोड़िए तो आपको पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की दूसरी रिपोर्ट क्या थी? कहा कि 27% जो आरक्षण पिछड़ों को मिला है उसमें से 8.4% काट कर मुसलमानों को दे देना चाहिए। और सबसे खतरनाक रिकमेंडेशन जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की थी, जो इस देश में, और नहीं उसके साथ साथ उससे पहले एक और बात बता दें, ये भी कहा गया कि जो दलित या आदिवासी हिंदू से मुसलमान बन गए हैं या हिंदू से ईसाई बन गए हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये उनको आरक्षण देने के लिए नहीं किया गया, ये धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, धर्म परिवर्तन की जो गति है उसको तेज करने के लिए, कि दलितों और आदिवासियों को उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके। मदर टेरेसा ये काम बड़े पैमाने पर ख़ास तौर से आदिवासी इलाकों में कर ही रही थी। उसके अलावा तमाम ऐसी NGOs थी जो इस काम में लगी थी और सरकार इसमें सहयोगी बने, इसकी कोशिश हुई। तो ये जो रिकमेंडेशन थी उसमें सबसे खतरनाक रिकमेंडेशन ये थी कि आरक्षण को रिलीजन न्यूट्रल बना दिया जाए, यानी आरक्षण का मजहब से, धर्म से कोई नाता न रहे, यानी सभी मजहबों के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और कांग्रेस का इरादा क्या था, नीयत क्या थी? मुसलमानों को आरक्षण देना, क्योंकि मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समाज है, दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो इसलिए वो हमारा कैप्टिव वोट बैंक बना रहे। तो उसके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की कोशिश बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से होती है। ये जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, ताज़ा घोषणा पत्र में जाति गणना की बात कही जा रही है, जो फाइनेंशियल एक्सरे की बात कही जा रही है, फाइनेंशियल सर्वे की बात कही जा रही है, इंस्टीट्यूशनल सर्वे की बात कही जा रही है, ये सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी का मिला जुला नया स्वरूप है। उसके जरिए आधार तैयार किया जाएगा। एक बार फिर से कोशिश होगी आधार तैयार किया जाए मुसलमानों को आरक्षण देने का। और आप मान कर चलिए कि अगर किसी दिन कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया तो वो संविधान में संशोधन भी कर सकती है। जो पार्टी देश में संविधान को ख़त्म कर सकती है, लोगों के जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार छीन सकती है, जो 1975 में इमरजेंसी के दौरान हुआ, वो पार्टी ऐसा करे तो कोई आश्चर्य नहीं। और राहुल गांधी की बात को याद रखिए, ये हमारे लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन का मिशन है। यानी वो हर हालत में इसको अचीव करना चाहते हैं, इसको हासिल करना चाहते हैं। तो कांग्रेस का इरादा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस सारे घटनाक्रम के आधार पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही है और जब तक वो उसको लगता है कि सफल नहीं होंगे तब तक कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह से मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था की जाए, वरना मुसलमानों की सभी जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का क्या अर्थ है। उसकी परेशानी ये है कि दो कारण हैं। एक, उसको डर है इसका काउंटर पोलराइजेशन हो सकता है, उसका असर हो सकता है। दूसरा, जो वो पिछड़ों की बात कर रही है, जो दलितों की बात कर रही है, उसके एजेंडे को चोट पहुंचती है, क्योंकि उन्हीं के आरक्षण में से, कोटे में से काट कर जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। तो वो नाराज़ ना हो, उनको नाराज़ करने का इरादा नहीं है, तो इसलिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी का घोषणा पत्र कह रहा है कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के पीछे मकसद वही है, उसके पीछे दलितों और आदिवासियों का भला, पिछड़ों का भला नहीं है, उसके पीछे मकसद है मुस्लिम आरक्षण को उसमें समाहित करना, उसकी व्यवस्था उसमें करना। तो कांग्रेस का एक ही एजेंडा है। आप इस एजेंडे को, इस कम्युनल एजेंडे को अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी तरह से मुस्लिम समाज को आरक्षण की सुविधा प्रदान कराना है। उसके लिए नए नए आवरण में अलग अलग तरह से जो है बातें पेश की जाती रही हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट इसलिए लागू नहीं हो पाई कि बीजेपी ने उसका बड़ा विरोध किया।
तो विरोध से कांग्रेस पार्टी डरती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो इस तरह के कदम उठाए और किसी को कानो कान खबर न होने पाए। तो ऐसा तो आज के ज़माने में हो नहीं सकता। तो कांग्रेस पार्टी करना भी चाहती है और डरती भी है। इस दुविधा में जो है वो न मुसलमानों को साथ पा रही है और न हिंदुओं को साथ पा रही है। दो नावों की सवारी में बार बार वो बीच में गिर रही है नदी में, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से डूब रही है उसके और डूबने की आशंका दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये जो उसका मैनिफेस्टो है, ये जो उसका इरादा है, ये जो उसकी नीयत है, वो उसको और नीचे ले जाएगी, क्योंकि उसने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है। मुसलमानों के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो कोई कुछ बड़ा देने के लिए, कुछ ऐसा जिससे उनको भरमाया जा सके, कांग्रेस को लगता है कि वो आरक्षण हो सकता है। आरक्षण की व्यवस्था जो है उससे मुसलमान संतुष्ट हो जाएगा और हमारा जो है परमानेंट कैप्टिव वोट बैंक बन जाएगा। कांग्रेस के इस इरादे को, इस नीयत को, इस कुत्सित प्रयास को समझने का प्रयास कीजिए। ये देश के बंटवारे की नींव डालने जैसा कदम होगा, क्योंकि इसका अगला कदम, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो है, वो एक बार फिर से देश के बंटवारे के रूप में सामने आएगा। तो इस योजना को समझिए, इस षड्यंत्र को समझिए और उसको नाकाम करने के लिए आपसे अपने स्तर पर जिस तरह का भी विरोध हो सके, विरोध करना चाहिए आपको। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।